नरगिस, तुम्हारे कदम रुक क्यों गए? चलो घर में चलो। निकुंज, हमारे कदम इस घर के अंदर बढ़ ही नहीं रहे हैं। क्या अम्मी जान हमें अपनाएंगी? वो तुमसे बहुत खफा होंगी हमें लेकर। नरगिस, तुम फिक्र मत करो, माँ हमें जरूर अपनाएंगी। वो हमारे प्यार को जरूर समझेंगी। माँ, भाभी, देखिए मैं आपकी होने वाली बहू को लेकर आया हूं। निकुंज की आवाज सुनकर दोनों खुशी से भागे चले बाहर आते हैं, पर हिजाब में निकुंज के साथ लड़की को देख कश्मकश में आ जाते हैं। ये सब क्या है? तूने इस मुस्लिम लड़की से शादी कर ली? अरे जब तक तू इससे कॉल पर बात करता था तब तक ठीक था, अब तू इसे मेरी बहू बनाकर घर ले आया है। तेरा दिमाग तो ठीक है? देवर जी, आपको इसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे कुछ नहीं तो अपने परिवार की इज्जत के बारे में तो सोचिए। नास पीटे, तूने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब ये मुस्लिम लड़की मेरे घर में आकर मेरे घर को अशुद्ध करके यहाँ रहेगी, और वो क्या बोलते हैं, मीट मांस मच्छी खाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसे बोल यहाँ से चली जाए। माँ, मैंने पूरी रीति रिवाज से मुस्लिम और हिंदू तरीके से नरगिस से शादी कर ली है, और यह मेरी धर्म पत्नी है। आप इसे मुझसे अलग नहीं कर सकती, और मैं इससे प्यार भी करता हूँ। आपको मुझे अपनाना ही होगा। आप मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं आपका लाडला हूँ। तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। अम्मी जान, वो इस कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करते हैं तो पहले आप हैं और फिर हम। आप उनके लिए ये वक्त और मुश्किल ना बनाएं। मान जाइए अम्मी जान, हम आपके हर इम्तिहान पर खरे उतरेंगे। तू तो चुप ही रह, सब कुछ बर्बाद करने वाली अब इस घर में आएगी, यही रह गया था। ठीक है, सिर्फ अपने बेटे के खातिर मैं तुझे इस घर में आने दे रही हूँ। माँ, मान गई हो तो गृह प्रवेश भी कर दो। निकुंज की बात सुनकर कौशल्या दिल पर पत्थर रखकर उन दोनों का घर में गृह प्रवेश कर स्वागत करती है। फिर नरगिस को लेकर अपने कमरे में चला जाता है, और वहीं जेठानी सास के कान भरने लगती है। अगली सुबह नरगिस मुस्लिम लिबास में नमाज पढ़कर जब रसोई में दाखिल होती है, तब उसके आगे आकर जेठानी खड़ी हो जाती है। ओ मुस्लिम बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी रसोई में अंदर जाने की? घर में तो आ गई हो, अब रसोई को भी अपवित्र करना चाहती हो? तू यहाँ क्यों आई है? अब कहाँ कहाँ कब्जा करेगी? और ये क्या पहना है? हिंदू परिवार में शादी की है, फिर भी ऐसे कपड़े पहन रही है। दिखाई नहीं दे रहा तेरी जेठानी ने साड़ी पहनी है? जाकर साड़ी पहन। अम्मी जान, आपा, हम साड़ी पहन कर आ जाएं, उसके बाद अपने हाथ का आप सबको खाना बनाकर खिला सकते हैं ना? वो क्या कहते हैं आपके में, पहली रसोई? हमें तेरे हाथ की पहली रसोई खाने का कोई शौक नहीं है। मेरी बड़ी बहू ने खाना बना दिया है मेरे लिए। श्वेता, इस रसोई से बाहर खाना लाकर टेबल पर छोड़ देना, ये वहां से उठा लेगी। जी माँ जी, सुन लिया ना तुमने? और मैं तुम्हारी कोई आपा नहीं हूँ, जेठानी बोलो मुझे। जी आपा, हमारा मतलब जेठानी जी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। श्वेता टेबल पर खाना रख देती है और वो खाना अपने कमरे में ले जाती है। नरगिस, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? माँ ने कुछ कहा है क्या? नहीं, वो बस पहली रसोई के लिए मना कर दिया है, और हमारे पास साड़ी नहीं है। आप हमें साड़ी ला कर दे देना। तुम्हारा मन नहीं है तो तुम साड़ी मत पहनो। तुम्हारे सिर पर ये डालना जरूरी होता है ना? मैं माँ से बात करूं? नहीं, आप हमारे लिए और कुछ मत कीजिए। वैसे ही आपने हमारे लिए बहुत सहन किया है, हम अपनी खुशी से साड़ी पहनना चाहते हैं। दोनों पति पत्नी अपने कमरे में ही खाना खा लेते हैं। फिर निकुंज काम पर चला जाता है और शाम को नरगिस के लिए साड़ी ले आता है। अगले दिन नरगिस साड़ी पहनकर घर पर हिजाब बांधकर घर की सफाई करती है। ये क्या, तुमने तो अभी भी सर पर डाल रखा है, कल की बात समझ नहीं आई? अम्मी जान, जैसे आपके में घूंघट जरूरी होता है, वैसे ही हमारे सिर पर से हिजाब नहीं हटाया जाता। और कल से तो रमजान भी शुरू है, आप हमारे साथ मनाएंगे? आपको पता नहीं है ना, मैं उसके बारे में बताती हूँ। 1 महीने रमजान में हम रोज रोजा यानी कि व्रत रखना होता है। फिर शाम को अलग अलग पकवान की इफ्तारी होती है, और 1 महीने बाद ईद का चांद देखते हैं। रोजा रखकर ईद का चांद देखना चाहती है ना? तू चिंता मत कर मुस्लिम बहू, तुझे तो मैं घर में ही चांद सितारे ईद का चांद सब दिखा दूंगी, देखती जा। अच्छा, तो तू अब मेरे घर में रमजान भी रखेगी? हाँ अम्मी जान, प्लीज रखने दीजिए ना। हमने सच में मांसाहारी खाना छोड़ दिया है। शादी से पहले इन्हें वादा किया था, रसोई में आप जो बोलेंगी मैं वही खाना बनाऊंगी। ठीक है, मेरे हिसाब से चलेगी तो ठीक है।
नहीं माँ जी, आपने ये क्या किया? ये मुस्लिम बहू रसोई में आएगी तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आप मेरा बंटवारा कर दीजिए। मुझे पता है इसके रमजान की वजह से अब हमारे घर में बंटवारा होगा। अच्छी बात है, वैसे भी अपना खाना अलग बनाए, मैं इसका काम थोड़ी ना करूंगी। आप अब अरे मेरा मतलब जेठानी जी, आप हमसे इतनी खफा क्यों हैं? आप दोनों मुझे एक मौका दीजिए ना। चुप रहो, तुम रमजान आते ही घर में बंटवारा कर दिया। ठीक है, बंटवारा ही सही, सब अपना अपना करना। अगले दिन से रमजान का पाक महीना लग जाता है, जहां सुबह 4-5 बजे उठकर नरगिस सहरी के लिए रसोई में आती है। या अल्लाह, सायरन बजने में सिर्फ थोड़ी ही देर है, हमें सहरी करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। अब हम क्या खाएं? रसोई में फ्रिज में कुछ नहीं है। ओह, तुम उठ गई? क्या चाहिए तुम्हें? आपा, रमजान का पहला रोजा मुबारक हो। हमें खाने के लिए कुछ चाहिए, वरना पूरा दिन हमें भूखा रहना पड़ेगा। थोड़ा सा मिल जाता तो। मेरी रसोई की तरफ कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, बंटवारा तो कर ही दिया है तुमने। ठीक है, रात की रोटी सब्जी रखी है, अगर तुम्हें वो खानी है तो सहरी में खा लो। ठीक है जेठानी जी, आप दे दीजिए। श्वेता फटाफट नरगिस को खाना देती है। वो जैसे ही पहले कौर खाने वाली थी कि सायरन बज जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, अब हमें भूखे पेट रहना पड़ेगा। हाँ बाय हाँ मजा। ओहो, अब तुम कब खाओगी देवरानी जी? कोई नहीं जेठानी जी, अब शाम को इफ्तारी कर लेंगे तभी रोजा खुलेगा। अच्छा सुनो, रसोई गंदी पड़ी है मेरी, मैंने रात को सफाई नहीं की थी तो तुम इसे साफ कर दो। हाँ जानती हूँ बंटवारा हो गया है, लेकिन हो तो तुम देवरानी, इतना तो सुनोगी ही। आप चिंता ना करें आपा, मैं रसोई साफ कर दूंगी। ठीक है, वो कर दो तो कपड़े भी धो लेना, और हाँ माँ जी को कुछ मत बताना। ये कहकर श्वेता चली जाती है और नरगिस छुपकर रोजे में रसोई की सफाई और कपड़े धोने का काम करती है। शाम को उसकी इफ्तारी का समय हो जाता है। अम्मी जान, हमें इफ्तार में कुछ फल और पकवान चाहिए। आपको एतराज ना हो तो हम बना ले। सब वेजिटेरियन हैं, आप भी खाएंगी? नहीं, मुझे तेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाना है, अपना खा ले। नरगिस रसोई में अपने लिए पकवान और फल काट कर रख देती है। वो जैसे ही शाम को नमाज पढ़ के इफ्तारी सजाने के लिए रसोई में आती है, पीछे से सास जेठानी उसके बनाए खाने को डस्टबिन में डाल देती है और वापस सोफे पर बैठ जाते हैं। या अल्लाह, हमने जो इफ्तारी का खाना बनाया था कहाँ गया? फिर नरगिस की नजर कूड़ेदान पर जाती है। कूड़ेदान में खाना देखकर वो सब कुछ समझ जाती है। कोई बात नहीं अम्मी जान, आपा, हम पानी पीकर ही रोजा खोल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरगिस दुआ पढ़कर पानी पीकर रोजा खोलती है, वहीं सास बहू खिड़की से देखकर। वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। अब ऐसे ही इसको भरोसा भी दिलाएंगे और इसका भरोसा ऐसे ही तोड़ेंगे। देखती हूँ कैसे मेरे घर में मुस्लिम रमजान मनाती है। हाँ माँ जी, मैं इससे घर में काम करवा सकती हूँ ना? हाँ बहू, रोजे में इससे हमें बहुत काम करवाना है। ऐसे ही रमजान के दिन गुजरते हैं। कभी सास बहू मुस्लिम बहू को नमाज पर से उठाने की कोशिश करते थे, तो कभी उसके सहरी और इफ्तारी में खलल डालते थे। खाने पीने नहीं देते थे, ढेर सारा काम करवाते हैं। कभी बर्तन साफ, कभी झाड़ू पोछा, कभी बर्तन धोना। एक दिन काम करके मेरा गला सूख गया है। आज फिर रोजे के 7वें दिन मैं सहरी नहीं कर पाई और इफ्तारी भी नहीं। कोई बात नहीं, अल्लाह मेरे करम देख रहे हैं, वही मुझे हिम्मत देंगे। मुझे काम करके माँ जी का कमरा भी साफ करना है। अपने आप से क्या बातें किए जा रही है मनहूस? जल्दी काम कर, फिर मेरा कमरा भी साफ करना है तुझे। फिर तू बोलेगी अम्मी जान इफ्तारी का समय हो गया। कौशल्या चली जाती है और नरगिस सास का कमरा साफ करती है। शाम को नरगिस खजूर लाती है, जिसे जेठानी और सास खा जाते हैं। नरगिस फिर सूखे पापड़ और चाय पी के रह जाती है। ऐसे ही रोजे के दिन गुजर जाते हैं। सास बहू नरगिस को सहरी और इफ्तारी में भूखा रखते हैं, जिससे वो शाम के समय उल्टी करके बेहोश हो जाती है। नरगिस तुम्हें क्या हो गया है? हे भगवान, उसकी रक्षा करना। बेटा, बहू को क्या हुआ? जल्दी से उसे अस्पताल में ले जा। आखिर दिखा दिए ना चांद सितारे। निकुंज नरगिस को फौरन अस्पताल ले जाता है। साथ में जेठानी और सास भी आते हैं और डॉक्टर चेकअप करके कहता है, ओह माय गॉड, हिजाब देखकर तो लगता है इन्होंने रमजान के रोजे रखे होंगे, पर उसमें शाम को खाया जाता है। क्या आपने अपनी पत्नी को 2-4 दिन से कुछ नहीं खिलाया? ऐसे कौन करता है? नहीं डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो अपनी पत्नी के लिए इफ्तारी का सामान लाता हूँ। नरगिस, क्या तुमने कुछ नहीं खाया? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताना। या अल्लाह, निकुंज, हम आपसे रमजान के दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहते थे, पर माँ जी और जेठानी जी हमेशा मेरे खाने को डस्टबिन में डाल देते थे या खुद खा जाते थे। क्या? माँ, आपने तो बुरा बनने की सारी हदें पार कर दी है। किसी के सच्ची श्रद्धा वाले त्योहार में आप कैसे रोड़ा बन सकते हैं? थोड़ा सा तो डरिए, भगवान आपको देख रहा है। इतनी ही तकलीफ है तो मैं अपनी पत्नी को लेकर चला जाऊंगा।
और भाभी आप, भाभी को भाभी माँ का दर्जा दिया जाता है, और आप दोनों माँ ने मेरे साथ बहुत गलत किया। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो गई कि हमने बहू के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हमें एक मौका दे दे। हाँ देवर जी, बस एक मौका। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा इफ्तारी और सहरी बनाएंगे। मान जाइए निकुंज जी, रमजान में सब माफ होता है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर। इस तरह सास और जेठानी को निकुंज और नरगिस माफ कर देते हैं, और अगले दिन के रोजे में सास जेठानी नरगिस के लिए अच्छी सहरी और इफ्तारी बनाती है। पूरे रमजान पूरे हो जाने पर ईद का चांद भी एक साथ देखकर खुशी खुशी रहते हैं। जेठानी जी, सच सच बताओ, आपने शाम के चाय के नाश्ते में ऐसा क्या बनाया था जिसे खाकर मेरे परिवार वालों की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई? अरे बोलती क्यों नहीं है? ऐसा क्या बनाया था तूने शाम के चाय के नाश्ते में जो इसके परिवार की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई? आखिर ऐसा क्या खाया गायत्री ने शाम के चाय के नाश्ते में जो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई? और जेठानी के मुंह पर ये कैसी चुप्पी थी? क्या सच में उसने शाम के चाय के नाश्ते में कुछ मिलाया था? जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। ये लीजिए माँ जी, मैंने और देवरानी जी ने आपके लिए शाम के चाय के नाश्ते में समोसा और कचौड़ियाँ बनाई हैं। हाँ मेरी दोनों प्यारी बहू, तुमने तो ये बहुत अच्छा किया। हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई और ठंड में शाम के चाय नाश्ते में कचौड़ियाँ समोसे तो मेरे फेवरेट हैं। दीपिका का पूरा ससुराल शाम का चाय नाश्ता कर रहे होते। कुछ देर बाद रेशमा रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लग जाती है। दूसरी तरफ दीपिका अपने कमरे में आकर अपनी भाभी को फोन करती है। और भाभी कैसी हो तुम? और तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी माँ और बहनें कैसी हैं? अरे अरे बोलती ही जा रही हो, थोड़ा सांस तो ले ले। और हाँ, यहाँ सब ठीक है, तुम बताओ तुम कैसी हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ भाभी, अभी बस शाम का चाय नाश्ता करके आई तो सोचा आपसे थोड़ा बात कर लूं। अच्छा है ना जी, ठंड में शाम के चाय नाश्ते का मजा तो आप ही ले रही हो। ऐसे क्यों बोलती हो भाभी? आप कौन सा कोसों दूर रहती हो? कभी कभी आपका मन हो तो मेरे ससुराल आ जाया करो, मैं आपको शाम का चाय नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी। हल्की हल्की ठंड पड़ रही होती और दीपिका के इतना जिद करने पर कोमल पूरे परिवार को लेकर दीपिका के ससुराल पहुंचती है। दीदी आप, दीपिका देखो तुम्हारे मायके के सब आए हैं, आइए ना अंदर आइए। भैया भाभी ज्योति माँ, आप सब आ गए? आते आते शाम हो गई, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए शाम का चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। दीपिका तुम अपने मायके वालों के साथ बैठो, पहली बार आए हैं ये लोग, ठंड भी बहुत ज्यादा है आज। आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए शाम का चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी और रेशमा अब सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। कुछ देर बाद रेशमा टेबल पर आलू चाट, प्याज के पकौड़े, पालक के पकौड़े, ब्रेड सैंडविच बनाकर टेबल पर रखती है। अरे वाह, चाय के नाश्ते में इतने सारे स्नैक्स, दीपिका के तो मजे हैं। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी दीपिका की बहन ज्योति कहती है, दीदी बचे हुए समोसे पकौड़े पन्नी में ना बांधकर मुझे दे देना, मैं घर लेकर जाऊंगी और अपने घर पर खाऊंगी। रेशमा को ज्योति की ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो सबके जाने के समय पन्नी में बचा हुआ सारा नाश्ता बांधकर ज्योति के हाथ में दे देती है और ज्योति उसे लेकर अपने घर चली जाती है। माँ जी, नंद जी के तो मजे हैं। ठंड में रोज शाम के चाय नाश्ते में उसे इतने टेस्टी टेस्टी स्नैक्स खाने को मिलते हैं। हाथ पैर चलाना सीख बहू, तो मुझे भी शाम के चाय नाश्ते में टेस्टी टेस्टी खाने को मिलेगा। जब नंद के ससुराल में शाम का चाय नाश्ता मिल रहा है तो फिर मुझे हाथ पैर चलाने की क्या जरूरत है? क्या सोच रही है बहू? शाम का चाय नाश्ता तो मेरी बेटी के यहाँ से कर ही लिया तूने, अब जाकर रात का खाना ही बना ले। उस दिन के बाद से अब दीपिका के मायके वाले रोज उसके ससुराल में शाम के चाय नाश्ते के समय पर पहुंच जाया करते, कोई ना कोई बहाना बनाकर। तभी एक दिन फिर रेशमा शाम को चाय नाश्ता लेकर बैठती है कि तभी डोरबेल बजती है। अरे आप लोग यहाँ आज फिर से? आज क्या हुआ? दीपिका, आज फिर तुम्हारे मायके वाले आए हैं? दीपिका के पूरे मायके वाले आकर सोफे पर बैठते हैं जहाँ टेबल पर शाम का चाय नाश्ता रखा हुआ होता है। मैं तो ये बिस्कुट और ये काजू मूंगफली बादाम वाली नमकीन खा लूं? हाँ हाँ खा लो बेटा, ये कोई पूछने की बात है। ज्योति जैसे ही प्लेट से नमकीन उठाती है कि सारी नमकीन की प्लेट जमीन पर गिर जाती है और प्लेट टूट जाती है, जिसे देखकर रेशमा का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो छोटी ज्योति पर बरस उठती है। ये सब क्या किया?
दीपिका, तुम्हारे मायके वालों को जरा भी तरीका नहीं है क्या? पिछली बार भी जब ये शाम के चाय के नाश्ते पर आए थे तो ज्योति ने समोसा खाकर अपना तेल वाला हाथ सोफे के कवर पर पोंछ दिया था, जिससे इतना महंगा सोफा कवर खराब हो गया। रेशमा बरसते हुए रसोई में चली जाती है, जहां वो फिर से अपने ससुराल वालों के साथ साथ इस ठंड में अपनी देवरानी के मायके वालों के लिए भी शाम का चाय नाश्ता बना रही होती है। तभी वहाँ पर दीपिका आती है। अरे पता नहीं क्या ड्रामा लगा रखा है देवरानी के मायके वालों ने। रोज शाम के चाय के नाश्ते के वक्त ही कोई न कोई बहाना बनाकर यहीं आ जाते हैं। किसकी बात कर रही हो जेठानी जी? यही कि इतनी ठंड में तुम्हारे मायके वाले शाम के चाय नाश्ते पर हर रोज आ जाते हैं, और तुम भी हो कि उनके साथ बैठकर बातें बनाती हो, और मुझे अकेले ही ससुराल वालों के साथ साथ तुम्हारे मायके वालों के लिए भी शाम का चाय नाश्ता बनाना पड़ता है। अरे जेठानी जी, तो आप मुझसे मदद मांग लेती ना, मैं आपकी मदद कर देती। अब क्या मदद करोगी तुम? अब तो सब कुछ मैंने बना लिया शाम के चाय नाश्ते के लिए। रेशमा फिर से मीठी मीठी ठंड में सबके लिए शाम का चाय नाश्ता बनाकर लेकर आती है। सभी लोग शाम का चाय नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी कोमल कहती है, दीपिका, तुम्हारे भाई के ऑफिस का ट्रांसफर यहीं पास में हो गया है, तो अभी 1 महीने के लिए हम लोग यहीं पर रहेंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना दीपिका? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आराम से रहिए 1 महीना। तब तो मुझे अब शाम के चाय नाश्ते में अपने ससुराल वालों से लेकर देवरानी के मायके वालों का भी चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा। नहीं, मैं इतनी मेहनत इन लोगों के लिए नहीं करने वाली। क्या हुआ रेशमा जी, क्या सोच रही हो? हमारे यहाँ रहने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रेशमा को अब ठंड में रोज रोज ससुराल वालों के साथ साथ देवरानी के मायके वालों का भी शाम का चाय नाश्ता बनाना पड़ता था। रेशमा रसोई में शाम का चाय नाश्ता बनाते हुए, ऐसा शाम का चाय नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी कि 1 महीने क्या 1 हफ्ते के अंदर अंदर देवरानी के मायके वाले अपने घर चले जाएंगे। रेशमा अब अपना षड्यंत्र रचना शुरू करती है। वह भगोनों में से रात का बासी आलू लेकर समोसे बनाती है और शाम के चाय नाश्ते में देवरानी के मायके वालों को सर्व करती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता और देवरानी के मायके वाले बासी आलू का समोसा शाम के चाय नाश्ते में खा लेते हैं। कुछ देर बाद गायत्री, आज शाम को चाय नाश्ते के बाद से मेरे पेट में तो गैस ही बन गई है, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। अरे माँ जी, वही समोसा तो मैंने भी खाया है। आपकी उम्र हो गई है, और वैसे भी आपको शाम के चाय नाश्ते की तो आदत है नहीं। यहाँ फ्री का मिल रहा है तो उससे आपके पेट में दर्द हो रहा है। काम चोरी की वजह से कोमल अपने सास की तकलीफ को इग्नोर कर देती है। रेशमा भी अब रोज शाम के चाय नाश्ते में कभी बासी पकौड़ों को तल के रख देती, तो कभी सड़ी गली सब्जियों से सैंडविच बनाकर शाम के चाय नाश्ते में सबको खिला देती। तभी एक दिन, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ, कुछ बोलिए ना। दीपिका ऐसा बोल ही रही होती है कि तब तक कोमल और ज्योति वहां हॉल में ही उल्टी कर देती हैं। दीपिका परेशान होते हुए अपने पूरे परिवार को हॉस्पिटल लेकर जाती है। इन सभी को फूड पॉइजनिंग हुआ है, डेली डेली बासी खाना खाने से। कुछ दवाइयाँ दी हैं, जल्द ही आराम आ जाएगा। जेठानी जी, सच सच बताओ, आपने शाम के चाय नाश्ते में ऐसा क्या बनाया था जिसे खाकर मेरे परिवार वालों की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई? अरे बोलती क्यों नहीं है? ऐसा क्या बनाया तूने, क्या मिलाया था शाम के चाय नाश्ते में जो इसके परिवार की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मैं अपनी देवरानी के मायके वालों से इरिटेट हो गई थी और रोज रोज ठंड में शाम का चाय नाश्ता बनाकर मैं परेशान होने लगी थी। इसलिए कुछ समय से मैं शाम के चाय नाश्ते में सबको बासी नाश्ता बनाकर खिला रही थी, जिससे उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। जेठानी जी, अगर आप इतनी परेशान हो गई थी तो एक बार आप मुझसे मदद मांग लेती। आपने ये सब क्यों किया? कोई बात नहीं रेशमा, मेरी भी गलती है। ऐसे रोज रोज अपनी नंद के मायके नहीं आना चाहिए, इज्जत कम होती है। दीपिका अपने पूरे परिवार को डिस्चार्ज करके घर पर लेकर जाती है। कोमल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ रेशमा शाम के चाय नाश्ते में सबके लिए फ्रेश चाय और नाश्ता बनाकर लाती है और ठंड में पूरा परिवार शाम का चाय नाश्ता खुशी खुशी करते हैं।